Hello guys, I am Social Media. Here all topics for medical laboratory technician is here. So let us play the video. Today we are discussing about ESR test. ESR. So guys, सबसे पहले हम ESR का फुल फॉर्म जानेंगे. इंट्रोडक्शन. The term ESR means E stand for erythrocyte which means RBC and S stand for sedimentation which means settling or aggregation and R stand for rate which is mean amount of a given interval of time. Guys यहाँ कह रहा है कि ESR का जो फुल फॉर्म है एरिथ्रोसाइट का मतलब RBC होता है, सेडिमेंटेशन का मतलब सेटलिंग जैसे इकट्ठा होना कहते हैं, देन रेट का मतलब हुआ कितने समय में इकट्ठा होता है. सो गाइज वही कह रहा है कि द टर्म ESR मीन्स ESR का जो टर्म है उसका यही मतलब होता है कि कितने समय में दोस्तों हमारा RBC इकट्ठा होता है, उसी को हम ESR कहते हैं. इट इज़ ए ब्लड टेस्ट दैट मेजर हाउ क्विकली एरिथ्रोसाइट सेटल एट द बॉटम ऑफ ए ट्यूब. यहाँ कह रहा है गाइज कि ESR टेस्ट एक ब्लड टेस्ट है जिसमें हम मेजर करते हैं कि हमारी RBC ट्यूब में कितने समय में सेटल होती है, एग्रीगेट करती है बॉटम पर. नॉर्मली RBC सेटल रिलेटिवली स्लोली. गाइज यहाँ कह रहा है कि नॉर्मली अगर किसी पर्सन का ब्लड देखें तो उसमें RBC जो है वो सेटल होती है बॉटम पे, स्लोली होती है. ए फास्टर देन नॉर्मल रेट में इंडिकेट इन्फ्लामेशन इन द बॉडी. गाइज यहाँ कह रहा है अगर जो है हमारी RBC किसी भी पर्सन की बहुत ही तेज़ी से फास्टर रेट में जो है दोस्तों बॉटम पे आ रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि उस पर्सन में इन्फ्लामेशन होगा, मतलब डिजीज होगी उसके बॉडी में. नेक्स्ट पॉइंट है गाइज, इट इज नॉन स्पेसिफिक टेस्ट दैट इंडिकेट इन्फ्लामेशन. गाइज यहाँ कह रहा है कि जो हमारा ESR टेस्ट है वो नॉन स्पेसिफिक टेस्ट होता है बिकॉज ये सिर्फ इंडिकेट करता है कि इन्फ्लामेशन बॉडी में हुआ है. ये कन्फर्मेटिव टेस्ट नहीं होता है दोस्तों बिकॉज इन्फ्लामेशन किस कारण से होता है उसका डिटेक्शन नहीं बता सकता है ESR टेस्ट. यूनिट इट इज़ मेजर्ड इन मिलीमीटर प्रति आवर. गाइस कह रहा है कि ESR का जो यूनिट होता है हमें रिजल्ट में देना होता है वो हम मेज़र करते हैं मिलीमीटर प्रति आवर में. सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है, व्हाई डू आई नीड एन ESR. गाइज यहाँ कह रहा है हमें ESR टेस्ट की क्यों ज़रूरत है, आखिर हम क्यों परफॉर्म करते हैं. बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है गाइज. सो इन इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर मे योर डॉक्टर रिकमेंड ESR टेस्ट. गाइज यहाँ कह रहा है अगर किसी पेशेंट को इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है तो डॉक्टर जो है मैं रिकमेंड कर सकता है कि आप ESR टेस्ट करवाइए. इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर के कुछ एग्जांपल हैं गाइज, एनीमिया, एलर्जी, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, हेपेटाइटिस, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स एंड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एक्सेट्रा. डिटर्मिनेशन ऑफ ESR. गाइज यहाँ कह रहा है कि हम ESR टेस्ट का डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, कैसे परफॉर्म करते हैं, कैसे टेस्ट लगाते हैं. सो देयर आर टू मेथड्स, फर्स्ट विंट्रोप्स मेथड एंड सेकंड वेस्टरगन्स मेथड. गाइज यहाँ कह रहा है ESR टेस्ट लगाने के लिए हम दो मेथड का यूज़ कर सकते हैं. फर्स्ट है विंट्रोप्स मेथड एंड सेकंड है वेस्टरगन्स मेथड. द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस टू मेथड इज विंट्रोप्स मेथड यूज्ड विंट्रोप्स हेमाटोक्रिट ट्यूब एंड वेस्टरगन्स ट्यूब यूज्ड वेस्टरगन्स पीपेट. गाइस कह रहा है कि ये दो मेथड जो हैं इसमें जो बेसिक डिफरेंस है वो ये होता है कि विंट्रोप्स मेथड में जो ट्यूब का यूज़ होता है वो विंट्रोप्स हेमाटोक्रिट उसका नाम होता है एंड वेस्टरगन्स मेथड में दोस्तों जो ट्यूब के तौर पे यूज़ होता है वो वेस्टरगन्स पीपेट होता है. सो गाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट ये स्लाइड है, द डिफरेंस बिटवीन विंट्रोप्स हेमाटोक्रिट ट्यूब एंड वेस्टरगन्स पीपेट. गाइज अक्सर वाइवा का क्वेश्चन यहीं से बनता है. सो लेट अस स्टार्ट. सो इन विंट्रोप्स हेमाटोक्रिट ट्यूब गाइज इसकी जो लेंथ होती है वो 11 सेंटीमीटर होती है एंड इंटरनल जो बोर होता है इसका मतलब इंटरनल डायमीटर वो 2.5 मिलीमीटर होता है जैसा कि आप लोग फिगर में भी देख रहे हैं. एंड इन वेस्टरगन्स पीपेट में उसकी लेंथ दोस्तों 30 सेंटीमीटर होती है और इंटरनल बोर जो है उसकी दोस्तों अंदर की चौड़ाई वो 2.5 मिलीमीटर होती है जैसा कि आप लोग फिगर में भी देख रहे हैं. देन ग्रेजुएटेड विंट्रोप्स में दोस्तों ग्रेजुएटेड इन बोथ डायरेक्शन 0 to 10 सेंटीमीटर. गाइज यहाँ कह रहा है कि जो विंट्रोप्स ट्यूब है इसमें ग्रेजुएशन होता है, मार्किंग होती है दोनों तरफ से जैसा कि आप लोग फिगर में भी देख रहे हैं दोस्तों. एक मार्किंग है 10 से लेके 0 तक और एक मार्किंग है 0 से लेके 10 तक. देन यहाँ कह रहा है वेस्टरगन्स पीपेट में ग्रेजुएटेड इन वन डायरेक्शन ओनली 0 to 200 मिलीमीटर. और गाइज
पीपेट में अगर हम बात करें वेस्टर्गन्स के, तो इसमें जो ग्रेजुएशन होती है, मार्किंग होती है, वो 0 से लेकर 200 मिलीमीटर में होती है दोस्तों, और वन डायरेक्शन में ओनली होती है, जैसा कि आप लोग फिगर में भी देख रहे हैं। मार्किंग फ्रॉम अबव टू डाउनवर्ड मीन्स 10 to 0 इज यूज्ड फॉर ESR। गाइज यहाँ कह रहा है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है विंट्रोप्स हेमेटोग्राफ ट्यूब का, कि इसको दोस्तों हम ESR और PCV दोनों में ही यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज ESR के लिए बेसिकली हमें क्या करना है, जो मार्किंग है अबव से लेके डाउनवर्ड की ओर, मतलब दोस्तों 10 से लेके जो 0 मार्किंग जा रही है, इसे हम ESR के लिए यूज़ करते हैं। एंड जो मार्किंग दोस्तों हमारा बिलो टू अपवर्ड है, उसे हम यूज करते हैं PCV के लिए। वेस्टर्गन्स पीपेट में कह रहा है दोस्तों ओपन फ्रॉम बोथ एंड्स। ये बहुत ही इसका दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक है वेस्टर्गन्स पीपेट का, कि ये दोनों तरफ से ही ओपन होता है दोस्तों, ठीक है। देन वेस्टर्गन्स स्टैंड प्रोवाइड रबर कॉक्स मीन्स पैड्स एट द लोअर एंड एंड क्लिप्स फॉर स्क्रू एट द अपर एंड। अब गाइज आपने वेस्टर्गन्स पीपेट में पढ़ा कि ओपन रहता है बोथ साइड से, तो आपका क्वेश्चन तो ये दिमाग में उठता है गाइज कि ब्लड जब हम डालेंगे तो वो ब्लड तो नीचे चला जाएगा अगर दोनों तरफ से खुला है। सो गाइज ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज जो वेस्टर्गन्स पीपेट है उसका वेस्टर्गन्स स्टैंड आता है जिसमें रखा जाता है इस पीपेट को, उसमें दोस्तों वो प्रोवाइड कराता है स्टैंड। रबर कॉक जिसे हम पैड कहते हैं वो लोअर एंड पे होता है दोस्तों, जिससे हमारा ब्लड नीचे नहीं गिरता। एंड क्लिप्स फॉर स्क्रू एट द अपर एंड, और ऊपर से दोस्तों स्क्रू लगा होता है। प्रिंसिपल ऑफ ESR टेस्ट। सो गाइज अब हम बात करेंगे ESR टेस्ट का प्रिंसिपल क्या होता है। सो गाइज सबसे पहले आपको जानना होगा कि हमारे पास दो मेथड होता है ESR को डिटेक्ट करने का, विंट्रोप्स मेथड और वेस्टर्गन्स मेथड। और दोनों मेथड में दोस्तों प्रिंसिपल जो है दोनों का सेम है, स्टेजेस जो है दोस्तों दोनों का सेम है। सो लेट अस स्टार्ट। When the anticoagulant blood is allowed to stand vertically, the red blood cell will settle towards the bottom of the tube till they form a packet column in a given interval of time. Guys बहुत ही बेसिक बात कह रहा है कि जब भी दोस्तों हम अपने एंटीकोगुलेंट ब्लड को, जिसमें हमारा सैंपल प्रेजेंट होता है, उसको हम अलाउ करते हैं, सीधा खड़ा कर देते हैं, स्टैंड वर्टिकली हम खड़ा कर देते हैं, तो उसके अंदर जो RBC होता है वो दोस्तों ट्यूब के बॉटम पे आने लगता है, और तब तक वो बॉटम पर आता है नीचे की ओर जब तक RBC का पैकेट कॉलम नहीं बन जाता इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में। पैकेट कॉलम जो है दोस्तों वो RBC के गुच्छे को कहते हैं। RBC जब इकट्ठा हो जाते हैं हमारे ट्यूब के नीचे तो उसी को हम पैकेट कॉलम कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन इज कॉल्ड ESR। गाइस कह रहा है जो ये प्रोसेस है RBC का सेडिमेंट होने का, इकट्ठा होने का, इसी को हम ESR कहते हैं। नाउ गाइस अब हम बात करेंगे स्टेजेस के बारे में। सो गाइस सबसे पहले क्वेश्चन ये होता है किस चीज़ का स्टेज। सो गाइस RBC जो हमारा था पैकेट कॉलम बना रहा था वो कितने समय में बनाएगा, वो कौन कौन से स्टेजेस पार करेगा, फिर जो है पैकेट कॉलम बनाएगा, उसी को हम स्टेजेस कहते हैं। सो देयर आर 3 स्टेजेस। जब हमारा RBC पैकेट कॉलम बनता है उसके लिए 3 स्टेजेस से गुजरता है। फर्स्ट स्टेज है स्टेज ऑफ एग्रीगेशन फॉर्मेशन, और जिसे हम रोलेक्स फॉर्मेशन भी कहते हैं। इसके लिए 10 मिनट लगता है दोस्तों। सो जो पहला स्टेज है दोस्तों उसमें हमारा जो RBC है वो एग्रीगेट होता है, इकट्ठा होता है, और इसी इकट्ठा होने को रोलेक्स फॉर्मेशन भी कहते हैं, जिसमें 10 मिनट जो है नॉर्मली लगता है। देन सेकेंड स्टेज है सेडिमेंटेशन और सेटलिंग, जिसमें 40 मिनट्स लगता है दोस्तों। इसमें क्या होता है हमारी RBC जो होती है वो सेडिमेंट हो जाती है, सेटलिंग हो जाती है। देन थर्ड स्टेज है स्टेज ऑफ पैकिंग। इसमें दोस्तों 10 मिनट लगता है जब हमारी RBC पैकेट कॉलम बना लेती है। सो गाइस जो हमारी RBC है वो नॉर्मली 3 स्टेजेस को पार करती है 1 आवर में, और पैकेट कॉलम 1 आवर में बना लेती है। विंट्रोप्स मेथड। नाउ गाइस अब हम बात करेंगे विंट्रोप्स मेथड को हम लेबोरेटरी में कैसे परफॉर्म करते हैं, इसका प्रिंसिपल क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है और प्रोसीजर क्या है। सो गाइस सबसे पहले एपरेटस की बात करते हैं, रिक्वायरमेंट की। सो गाइस सबसे पहले हम एंटीकोगुलेटेड ब्लड लेते हैं। बेसिकली गाइस एंटीकोगुलेंट में हम डबल ऑक्जेलेट का यूज़ करते हैं विंट्रोप्स मेथड में, और जो ब्लड का सैंपल लेते हैं वो 5 ml लेते हैं। देन सेकंड रिक्वायरमेंट है पास्चर पिपेट, जैसा कि आप लोग फिगर C में देख रहे हैं। देन विंट्रोप्स ट्यूब, देन विंट्रोप्स स्टैंड है गाइस, जैसा कि फिगर B में आप लोग देख रहे हैं। प्रोसीजर ऑफ विंट्रोप्स मेथड। गाइस जो विंट्रोप्स का प्रिंसिपल है हमने पहले ही बताया है आपको कि जो प्रीवियस का हमारा प्रिंसिपल था वो दोनों जो है मेथड में यूज़ होता है। सो गाइस अब हम विंट्रोप्स मेथड के प्रोसीजर के बारे में जानते हैं।
मिक्स द एंटीकोगुलेटेड ब्लड थ्रोली। गाइस सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमने एंटीकोगुलेंट लिया है जिसमें ब्लड हमने डाला है डबल ऑक्सोलेट में, उसको मिक्स करना है अच्छे से। देन बाय यूजिंग पास्चर पीपेट टेक ब्लड इन विंट्रोप्स ट्यूब अप टू 0 मार्क्स। गाइस यहाँ कह रहा है पास्चर पीपेट के मदद से हमें जो हमारा एंटीकोगुलेटेड ब्लड है उसको निकालना है, ठीक है। उसके बाद विंट्रोप्स ट्यूब में हमें अप टू 0 मार्क, विंट्रोप्स ट्यूब में जो 0 मार्क है वहाँ तक हमें ब्लड को फिल करना है गाइस। देन प्लेस द ट्यूब वर्टिकली इन ESR स्टेन एंड लीव फॉर एटलीस्ट 1 आवर। और गाइस हमें बेसिकली उसके बाद क्या करना है, अपने ट्यूब को ESR स्टैंड में रखना है और 1 घंटे के लिए बिना डिस्टर्ब किए छोड़ देना है। आफ्टर 1 आवर रीड द रिजल्ट। गाइस यहाँ कह रहा है कि 1 घंटे के बाद हमें जो रिजल्ट है हमारा उसको रीड करना है। नॉर्मल वैल्यूज़। गाइस विंट्रोप्स मेथड में ESR का जो नॉर्मल वैल्यू होता है वो मेल्स में होता है 0 से 9 मिलीमीटर प्रति आवर एंड फीमेल्स में होता है 0 से 20 मिलीमीटर प्रति आवर। वेस्ट्रेगन्स मेथड। नाउ गाइज अब हम ESR को डिटेक्ट करने की सेकेंड मेथड वेस्ट्रेगन्स मेथड के बारे में जानते हैं। सो सबसे पहले apparatus की बात करते हैं रिक्वायरमेंट की। तो बेसिकली गाइज इसमें हम एंटीकोगुलेटेड ब्लड लेते हैं। गाइज इन वेस्ट्रेगन्स मेथड हम जो एंटीकोगुलेंट लेते हैं वो सोडियम सिट्रेट लेते हैं और ब्लड जो लेते हैं गाइज वो 4 ml लेते हैं। देन हमारा वेस्ट्रेगन्स पीपेट है गाइज, जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे हैं। देन वेस्ट्रेगन्स स्टैंड है जिसमें हमारा वेस्ट्रेगन्स पीपेट को रखा जाता है दोस्तों। और बेसिकली गाइज मैं आप लोगों को बता दूं वेस्ट्रेगन्स स्टैंड में एक स्क्रू होता है ऊपर जो आप लोगों को दिख रहा है जिससे हम टाइट करते हैं, जिसमें हमारा सैंपल वेस्ट्रेगन्स पीपेट्स में दोस्तों फिल रहता है, ऊपर से हम टाइट कर देते हैं स्क्रू के मदद से। देन नीचे दोस्तों रबर कॉक लगा होता है जिसे हम पैड भी बोलते हैं। इसमें दोस्तों इसका फंक्शन जो है ये है कि ब्लड को जो है गिरने नहीं देता है गाइस। प्रोसीजर ऑफ वेस्ट्रेगन्स मेथड। नाउ गाइज अब हम वेस्ट्रेगन्स मेथड के प्रोसीजर के बारे में जानेंगे। प्रिंसिपल दोस्तों मैं फिर बताता हूँ आपको, दोनों का प्रिंसिपल सेम है जो मैंने पहले ही बताया था। सो लेट अस स्टार्ट। मिक्स द एंटीकोगुलेटेड ब्लड थ्रोली। गाइज यहाँ भी वही कह रहा है कि हमें क्या करना है, जो हमारा एंटीकोगुलेटेड ब्लड है उसको पहले मिक्स करना है बढ़िया से। देन सक द सिट्रेटेड ब्लड मीन्स एंटीकोगुलेटेड ब्लड इन द वेस्ट्रेगन्स पीपेट अप टू 0 मार्क्स। गाइज यहाँ कह रहा है कि जो हमारा एंटीकोगुलेटेड ब्लड है, सिट्रेटेड ब्लड है, उसे हमें सक करना है में अप टू 0 मार्क तक। जैसा कि आप लोग वेस्ट्रेगन्स पीपेट में देखे थे 0 mm लिखा था, वहाँ तक हमें शक करना है। गाइज यहाँ मैं बता दूँ नाउअडेज हम जो है शक नहीं करते, माउथ पिपेटिंग नहीं करते। सो इसके लिए हम रबर बल्ब भी नाउअडेज यूज़ करते हैं। प्लेस द पीपेट वर्टिकली इन ए वेस्ट्रेगन्स स्टैंड फॉर एटलीस्ट 1 आवर। और गाइज ये भी बहुत ही ईजी है। हमें क्या करना है, उसके बाद अपने जो है पीपेट को प्लेस कर देना है, सीधा खड़ा कर देना है वेस्ट्रेगन्स स्टैंड में फॉर एटलीस्ट 1 आवर के लिए खड़ा कर देना है। देन आफ्टर 1 आवर रीड द रिजल्ट। और गाइज 1 घंटे के बाद हमें अपने रिजल्ट को रीड करना है। नॉर्मल वैल्यूज़। गाइज नॉर्मल वैल्यूज़ वेस्ट्रेगन्स मेथड में जो है वो मेल्स में 3 to 5 mm प्रति आवर एंड फीमेल्स में 4 to 7 मिलीमीटर प्रति आवर। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ESR। सो गाइज अब हम ESR के क्लिनिकल सिग्निफिकेंस को जानेंगे। इंक्रीज ESR कंडीशन सीन इन। गाइज कह रहा है अगर ESR जो है अपने नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा आ रहा है तो वो कौन से कंडीशन होंगे, तो उसके एग्जांपल हैं जैसे HIV डिजीज़, देन ट्यूबरक्लोसिस, बैक्टीरियल एंडोकार्डिटिस एंड पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ एक्सेट्रा। डिक्रीज ESR कंडीशन सीन इन। गाइज यहाँ कह रहा है कि अगर ESR जो है डिक्रीज आ रहा है अपने नॉर्मल वैल्यू से तो उसकी कौन सी कंडीशन होंगी, तो उसके एग्जांपल हैं पॉलीसिथीमिया, डिहाइड्रेशन, पॉइकिलोसाइटोसिस एक्सेट्रा।